हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, इसके फर्स्ट यूनिट के जिसका नाम है 18वीं सदी की व्याख्या, उसके थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गैस, इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के जीवांत केंद्रों के रूप में उभरते क्षेत्रों के संदर्भ में आप 18वीं शताब्दी को कैसे देखेंगे। मतलब कि 18वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां जो थी उनके बारे में हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव का सामाजिक आर्थिक संदर्भ। तो पहले हमारा यही टॉपिक है। क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के बारे में समझने के लिए मुगल प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। मतलब कि उस समय की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो थी और उनके जो क्षेत्र थे, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो थी उनके जो केंद्र थे, जीवांत केंद्र थे, उनके माध्यम से जो नए नए क्षेत्र उभर के आ रहे थे उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, इनके विकास से पहले हमें ये समझना होगा कि मुगल प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। मुगल शासक साम्राज्य की सफलता के लिए सामंतों, जमींदारों और प्रांतीय अधिकारियों की अपने अधीनस्थ रखते थे। तो सामंत होते थे, जमींदार होते थे और प्रांतीय अधिकारी होते थे जो मुगलों के अधीन होते थे, और वो जो है अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव रखते थे। मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में होते थे वो क्षेत्र, उन पर वो शासन करते थे। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। मुगल सम्राट की स्थिति हमेशा मजबूत होती थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट की शक्ति क्षीण होती गई। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में 2 खास अधिकारी थे, दीवान दीवान राजस्व प्रशासन का प्रमुख, और नाजिम सूबेदार या कार्यकारी प्रधान। ये 2 लोग होते थे जो कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। और जो मुगल सम्राट थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होती थी मुगल काल में, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती तो मुगल सम्राट की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। दीवान जो होते थे, दीवान और नाजिम प्रांतों पर नियंत्रण रखते थे। जो छोटे छोटे स्टेट हो गए वो उनको प्रांत कहा जाता था उस समय में, तो उन पर कंट्रोल करते थे सम्राट। आमिर फौजदार कोतवाल जैसे अधिकारियों को भी स्वयं नियुक्त करता था। तो सम्राट जो होते थे, मुगल सम्राट, वो काफी सारे लोगों को तो खुद ही नियुक्ति करते थे, अधिकारियों की भी, और जैसे आमिर हो गए, फौजदार हो गए, कोतवाल हो गए, इन सबकी नियुक्ति वो खुद करता था। प्रांतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए सम्राट नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता था। मतलब कि जो सम्राट होता था वो खुद ही नियुक्तियां करता था ताकि वो जो प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है, उसको भी कंट्रोल कर सके। जब वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जिसको वो चाहेगा उसकी नियुक्ति करेगा, तो वो इंसान जिसकी उसने नियुक्ति करी है वो जैसा सम्राट कहेगा वैसा ही करेगा। अब है सामंत तथा प्रांतीय गवर्नर। मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में हमेशा वित्तीय संकट रहता था क्योंकि सामंतों में आपसी संघर्ष रहता था। तो सामंत जो होते थे और जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, तो उनमें जो है संघर्ष रहता था, आपसी संघर्ष रहता था, जिसके कारण मुगलों की वित्तीय हालत जो थी वो बहुत ज्यादा गंभीर थी, उनमें संकट बना रहता था। साथ ही प्रांतीय गवर्नर 18वीं शताब्दी के आरंभ में स्वयं को स्वतंत्र शक्ति बनाने की कोशिश करने लगे क्योंकि उन्हें सम्राट की तरफ से उनकी इच्छानुसार संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नर जो थे वो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। वो चाहने लगे कि हम खुद से ही एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सम्राट जो है वो उनको संरक्षण नहीं दे रहा है, उनको सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, अपनी जो सुरक्षा है वो खुद ही करनी पड़ रही है। तो इसलिए वो लोग अब खुद एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने लगे थे और बनाने की अपनी जो स्वतंत्र शक्ति है वो बनाने की कोशिश करने लगे थे। ये गवर्नर सम्राट की अनुमति के बिना ही स्थानीय और वंशागत शासन की स्थापना की कोशिश करने लगे। मतलब ये वाले जो गवर्नर थे ये खुद ही अपने वंशागत या फिर स्थानीय शासन जो थे, शासन की स्थापना करने की कोशिश करने लगे थे। जो राजा सम्राट होते थे, मैंने भी आपको ऊपर बताया, सम्राट जो होते थे वो खुद ही नियुक्ति करते थे। अगर कोई व्यक्ति, कोई जो सम्राट जो प्रांतीय गवर्नर है या फिर यहाँ पर भी ऊपर सामंत वगैरह जमींदार है, तो उनकी नियुक्ति जो थे सम्राट खुद करते थे। अगर कोई मर जाता है तो फिर उसकी जगह पर वो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करते थे। लेकिन ये जो गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर, ये अपनी नियुक्तियां खुद करने लगे थे और वंशागत नियुक्तियां होने लगी थी उनकी। इस तरह ये प्रांतों पर सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे और ये कामयाब भी हो गए थे।
18वीं शताब्दी के या फिर 18वीं सदी के पूर्वार्ध में सम्राट के नियंत्रण वाले प्रांत भी स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। मतलब जिन प्रांतों पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, सम्राट का काफी ज्यादा कंट्रोल था, वो भी स्वतंत्र होने की, वो भी आजाद होने की कोशिश करने लगे थे। अब है स्थानीय भद्र वर्ग। तो मुजफ्फर आलम दर्शाते हैं कि मुजफ्फर आलम एक वो है हिस्टोरियन जो होते हैं, वो बताते हैं कि मुजफ्फर आलम ये कहते हैं कि तत्कालीन समय में राजकीय प्रक्रिया के अंदर स्थानीय भद्रवर्ग अपनी स्थिति को मजबूत बनाता जा रहा था। मतलब जो स्थानीय लोग थे, जो लोग थे स्थानीय लोग, वो अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे थे, जिसमें स्थानीय क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग तथा केंद्रीय गुटबंदी से बने वर्ग स्वयं को मजबूत स्थिति में स्थापित करना चाहते थे। तो अब आपको समझ में आ गया कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। स्थानीय और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग मतलब खास लोग जो थे, वो केंद्रीय गुटबंदी के द्वारा जो बनाए गए वर्ग थे, वो खुद को मजबूत करने की कोशिश करने लगे। इनमें अवध के ऊंचे वर्ग के लोग यानी कि अशरफ, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उनको अशरफ कहा जाता था, तथा कुछ निम्न श्रेणी के वर्ग जिनमें जाट और किसान भी थे, तथा बंगाल के सदगोप जमींदार व महाजन और व्यापारी शामिल थे। तो ये सारे लोग जो थे, ये छोटे छोटे वर्ग थे जो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने लगे थे। और इनमें कौन कौन आ जाते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अवध के ऊंचे वर्ग के लोग जो थे वो अशरफ थे, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने लगे थे। निम्न श्रेणी में जाट और किसान आ गए थे, वो भी खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे। बंगाल के सदगोप जमींदार, महाजन और व्यापारी, ये सारे लोग जो थे ये खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे, मुगल साम्राज्य से अलग करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्रीय वर्ग की विविधता प्रमुख विशेषता थी, लेकिन इस अवस्था में बहुध्रुवीय तनाव भी पैदा हुआ। तो ये जो इनकी विविधता थी, ये एक विशेषता रही, लेकिन जब इस विशेषता की वजह से ही, इस विविधता की वजह से इनके अंदर तनाव भी देखने को मिला। फोर्थ है इसमें शासन प्रणाली। तो 18वीं सदी की राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन 3 प्रकार की शासन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आता है अवध और बंगाल। तो अवध और बंगाल की शासन प्रणाली किस तरह की थी। पहली श्रेणी में अवध और बंगाल जैसे उत्तराधिकारी राज्य आते हैं, जिनके नवाब केवल नाम के सूबेदार थे। इन्होंने मुगलों द्वारा शुरू की गई प्रथाओं और रीतियों को अपनाया। तो अवध के जो नवाब होते थे, अवध और बंगाल के नवाब, ये मुगलों के द्वारा जो आदेश होते थे, मुगलों की जो रीतियां होती थी, मुगलों की ही प्रथाओं को अपनाते थे, वो उनको फॉलो करते थे। और इसलिए कहा गया इसमें कि ये लोग जो थे ये नाम के नवाब होते थे बस, या फिर नाम के सूबेदार। दूसरे हैं मराठा। मराठा, जाट और सिख। दूसरी श्रेणी में मराठा, जाट और सिख राज्य शामिल थे, जिनकी उत्पत्ति मुगलों के द्वारा नहीं की गई थी। मतलब ये जो राज्य थे, ये जो जमींदार थे, बड़े वर्ग जो थे, मराठा, जाट और सिख, ये 3 तरह के वर्ग थे। तो इनकी नीति जो थी वो मुगलों ने नहीं की थी। इन राज्यों की सुदृढ़ीकरण में नए तंत्रों की स्थापना की। मतलब ये जो राज्य थे, मराठा, जाट और सिख, ये इन्होंने अपनी स्थापना खुद ही कर ली थी, और इनकी स्थापना से नए तंत्रों की, नए राज्यों की स्थापना हुई, और ये मुगल साम्राज्य के लिए चुनौती के रूप में उभरकर सामने आए। इन्होंने मुगलों को चुनौती दी, मुगलों को चैलेंज किया। अब इसके बाद है मुसलमान तथा हिंदू आदिवासी। तीसरी श्रेणी में आने वाली संरचनाएं राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें मुसलमान तथा हिंदू आदिवासियों के स्थानीय प्रभाव क्षेत्र थे, जो अर्ध स्वाधीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित थे। जब जाट जमींदारों ने राजपूतों को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से भगाया, तो इन वंशों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में अवध तक विजय, प्रवासन तथा विस्थापन द्वारा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की, जिनमें रोहिलखंड, भोपाल, बनारस आदि शामिल थे। तो रोहिलखंड, भोपाल, बनारस, ये जो राज्य थे, ये आदिवासियों ने, मुस्लिम और हिंदू आदिवासी जो थे, उन्होंने मिलकर अपने स्वतंत्र राज्य बनाए थे। और ये जो थे ऐसे राज्यों में रहते थे जहां पर वो अर्ध स्वाधीन राज्यों की सीमाओं पर रहते थे पहले। तो बाद में उन्होंने अपने अलग से राज्य बना दिए थे। तो अर्ध स्वाधीन राज्य मतलब कि जो पूरी तरह से स्वतंत्र ना हुए हों, आधे या तौर पर आधे स्वतंत्र हो और आधे जो है सरकार के अंडर में हो। तो ऐसे जगहों पर ये रहते थे। बाद में ये आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, और उन्होंने अपने ही अलग अलग राज्यों की स्थापना की थी। तो गाइज ये वीडियो हमारी यहीं पर ही फिनिश हो जाती है। क्वेश्चन फिनिश हो गया है ये, और ये यूनिट भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।